हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे और इसी में आज हम जो है चैप्टर नंबर 3 आपका प्रारंभ कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग जल संसाधन को देखेंगे कि वाटर रिसोर्सेज कैसा है, क्या है, क्या कंडीशन है। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि स्वामित्व के आधार पर और जो है आपका ऑनरशिप के बेसिस पर हमने देखा, नेचुरल बेसिस पर देखा, आपका रॉ मटेरियल बेस हमने देखा। तो जितना भी आपका रिसोर्सेज ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको हम लोग बहुत अच्छे से अपने चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे और हम लोग बात भी कर चुके थे कि क्लासिफिकेशन जो है उसमें क्या है, किस प्रकार का है। इन सारी चीजों पर हम लोगों ने आपका बहुत अच्छे से बात कर ली। ठीक है, अब देखिए पिंकी, क्या तुमने वहां टीवी पर असम में आई बाढ़ में दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी है? और वो कह रहा है कि पिंकी, उनकी कोई साथ में क्लासमेट रही होगी जो आपका टीवी में असम में जो बाढ़ आई है उसमें दिल दहलाने वाली रिपोर्ट है, क्या आपने देखी है? चिंटू, हाँ, मैंने देखा है कि यह आश्चर्य नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बारे में क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे हैं कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीजें जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखानों में भी जल विद्युत संयंत्र की पैदा है। बिजली से पता चलता है कि मैं समझती हूँ कि विभिन्न गुणों में आपका मानव नदियाँ, ये झरने, सारे जीव, आसपास की चीजें यहाँ आती हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु प्रयोग में लाए जाने वाले अनवीकरणीय जल अनुपात बहुत कम है। अलवणीय जल हमें सतही जल, भौम जल का स्रोत है। इनका आपका लगातार नवीकरणीय और पुनर्भर जगलीय चक्र के द्वारा होता है। सारा जलीय चक्र में आपका गतिशील रहता है। इससे जल आपका नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। 3/3 भाग किससे घिरा है? आपका जल से घिरा है। और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। कैसा है? नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तब भी विश्व के अनेक देशों में और जल की कमी कैसे होती है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोगों की जल को नितांत कमी झेलनी पड़ेगी? और कह रहे हैं कि ऐसी भविष्यवाणी क्यों हो रही है कि एक जगह तो बाढ़ आ रही है, विश्व में इतनी सब कुछ है, और कह रहे हैं कि 2025 तक 20 करोड़ लोग क्या करेंगे? जल की आपकी जो समस्या है उसका संकट सामना करेंगे। क्या करेंगे? उसका संकट जो है आपका झेलेंगे। ठीक है, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है। कैसा है? संरक्षण और आपका प्रबंधन की जो है आवश्यकता है। ठीक, जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरणीय योग्य गुण होते हुए भी यह सोचने में भी मुश्किल आती है कि हमें जल की दुर्बलता का सामना करना पड़ता था। जैसा कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले जल, सूखाग्रस्त इलाकों को ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल के भरे मटके संतुलित करती हुई जल के भरने की एक लंबा रास्ता तय करती हुई पनिहारियों के चित्र में चित्रित हो जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान में कि राजस्थान में सूखाग्रस्त है तो हम क्या सोचने लगते हैं कि भैया राजस्थान में है तो पनिहारी जो पानी लेने के लिए जाती हैं, सर पे घड़ा होगा, दूर जा रही होंगी, वहां से पानी लाएंगी, इसके यहाँ रखेंगे। अब सोचिए कि एक जगह है जहाँ पानी को इतना ओवर यूज किया जा रहा है और एक जगह है कि पानी लेने के लिए उन्हें कोसों मीटर, कई किलोमीटर दूर तक आपका ट्रैवल करना पड़ता है, तब तो उनको पीने योग्य पानी मिलता है। सच ये है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण आपका जल संसाधन की उपलब्धता में समय और आपका
अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकता जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण के कारण है। कैसी है? असमान जो जल का वितरण है, उन सब के कारण ये सारी चीजें आपकी बनी हुई है। ठीक है, कह रहे हैं क्या यह संभव है कि किसी भी जल में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद वहां के जल की दुर्बलता हमारे कई शहरों में उदाहरण है। अतः जल दुर्बलता अत्यधिक और बाढ़ की बढ़ती जनसंख्या इसके परिणाम स्वरूप जल की मांग में उसके असमान वितरण के परिमाण हो सकते हैं। जल अत्यधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग के बिना ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों तक अतिशोषण करके ही सिंचाई क्षेत्र में आपका बढ़ाया जा सकता है। शुष्क कृषि में भी खेती की जाती है। सिंचित कृषि में भी जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। और कह रहे हैं कि शुष्क कृषि तकनीकों एवं सूखे प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। कैसा है? इन क्षेत्रों में क्रांति लाने की आवश्यकता। अब देखिए, जहां पर बारिश कम है, सिंचित भूमि कम है, आप जानते हैं वहां पर किस तरीके से आप तकनीकी का प्रयोग कर जैसे आजकल एक बड़ी फेमस है शुष्क कृषि तकनीकी। इसमें क्या करते हैं, हम फसल को आपका इस तरीके से हम जल उपलब्ध कराते हैं कि कम मात्रा में भी हम पानी से आपका अच्छी फसल की पैदावार करते हैं। ठीक, और अब आप एक तरफ ये देखिए, जल है लेकिन पीने योग्य जल के लिए कैसा आपका संघर्ष किया जा रहा है। और ये कंडीशन कोई भारत में नहीं है, दूर दराजों में भी है। आप कश्मीर में देख लीजिए कि पानी पीने के लिए क्या हो रहा है। कश्मीर अर्थक्वेक सर्वियर वाटर सी इन एडवांस विलेजेस। अब देखिए ऐसे घरों में कितनी ऐसी पानी की लंबी लाइनें और कतारें लगी हुई हैं जो आपको देखने के लिए। अब देखिए आप थोड़ा सा, आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेत में अपने निजी कुएं और नलकूप हैं। बिल्कुल हैं, आप देखेंगे बहुत सी जगह आपको निजी कुएं मिलेंगे, बहुत सारे आपके जो हेड पंप है, ट्वेल्व वगैरह मिलेंगे, जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसका कारण भौम स्तर के जल में गिरावट आ सकती है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी भी हो सकती है। कह रहे जिस तरीके जल निकाल जा रहा है, ये सारी चीजें इसमें बड़े कॉमन रूप में आपका हो सकती है। स्वतंत्र भारत के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है। विकास के साथ अवसर प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनी बड़े औद्योगिक घराने के रूप में फैली हुई है। एक उद्योग की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव डाल रहा है। क्या रहे? अलवणीय जल संसाधनों पर आपका दबाव डाल रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी तो होती है और इसके काफी हद तक जल आपूर्ति में से आपका वृद्धि होती है। वर्तमान में भारत में कुल विद्युत क्षेत्र का लगभग 22% भाग इसी से प्राप्त होता है। किससे होता है? जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या एवं शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल बल्कि ऊर्जा की आवश्यकता में भी बढ़ोतरी हुई है। अपितु इसने संबंधित समस्याओं और विभिन्न गहरी कर दी गई है। यदि आप शहरी आवास समिति या कॉलोनी पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे उनके भीतर जलापूर्ति की नलकूप स्थापित किए गए हैं। इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधन का अति शोषण हो रहा है। कैसे हो रहा है अति शोषण? इसकी कमी भी होती जा रही है। अब तक हमने जल की उपलब्धता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता में काफी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की आपकी दुर्लभता है
यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद घरेलू उद्योग अपशिष्ट रसायनों, कीटनाशकों और प्रचुर उर्वरता के प्रदूषित मानव के लिए उपयोग में है, और इन सब चीजों के लिए है, और कह रहे हैं यही आपका उनको खतरे में न डाले। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल ही जीवन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार में कह रहे हैं कि लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति वर्ष 55 लीटर की सेवा स्तर पर पानी योग्य पाइपलाइन की आपूर्ति हेतु सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 अपने अनुभव से लिया गया है कि समय की मांग है कि हम जल संरक्षण का संसाधन और प्रबंधन स्वयं को आपका स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका उत्पादन के प्रयोग में निरंतर सुनिश्चित करें और हमारे जो प्राकृतिक परितंत्र को नियमित करें और होने से बचाएं। जल शोषण के अतिशोषण और कुप्रबंधन से संसाधनों का ह्रास हो सकता है और परिवार तक संकट की समस्या पैदा हो सकती है। इसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव होता है। कैसा पड़ता है? गंभीर प्रभाव पड़ता है। ठीक, बहुउद्देश्य नहीं बल्कि नदी परियोजनाओं में समन्वित जल प्रबंधन है। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेखागार और हमें प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थर और मलबे, बांध, जलाशय, झील, तटबंध, नहर जैसी उत्कृष्ट झीलें कृतियां बनाई गई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हम परिपाटी आधुनिक भारत के जरिए रखी जाए और अधिकतर नदियों के ही बेसिन पर आपका जो बांध है वो आपके बनाए जाए। ठीक है, कि नदी बेसिन पर अगर हम लोग बांध बना देते हैं तो जो पानी हमारा वेस्ट हो रहा है, जो बह रहा है, हम उसको वाटर हार्वेस्टिंग करके इकट्ठा करके हम डैमों के माध्यम से हम बिजली उत्पादन के साथ साथ नदी को आपका नहरों से जोड़कर जो क्षेत्र आपके सिंचित नहीं है, हम उनको सिंचित भूमि के क्षेत्र के दायरे में ला सकते हैं, उनको सिंचित कर सकते हैं और यहाँ पर आपका बहुउद्देश्य परियोजना से बहुत सारे लाभ होंगे। ऐसा ही बांध दिखाया है, हीराकुंड बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, उसी का एक पार्ट आपका दिखाया हुआ है। ठीक, अब कुछ प्राचीन समय में भी क्या था, जलाकृतियां थी। ईसा की 1 सदी से पहले, यानी कि जब पहली BC थी उससे 1 साल पहले, मतलब 1 सदी पहले, इलाहाबाद के नजदीक आपका श्रृंगेश्वर में नदी बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्र का आपका निर्माण करवाया गया था। अगला कह रहा है कि कलिंग उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा, वेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में सिंचाई उत्कृष्ट होने के लिए आपके होने के सबूत हमें मिले कि यहाँ पर जो था आपका इरिगेशन का मामला बड़ा बढ़िया था और बहुत सारी चीजें हमको यहाँ मिली। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं सदी में बनाई गई थी और आप जानते हैं राजा मीर भोज के द्वारा इसको बनाया गया था। और अगर आपको पूछ लें कि झीलों का शहर किसको कहते हैं तो भोपाल को कहते हैं, मध्य प्रदेश की कैपिटल है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में आपका सीरीकोट क्षेत्र में जल का आपका सप्लाई के लिए हौज एक विशिष्ट प्रकार का तालाब बनाया था। और आप सिंचाई के लिए जानते हैं कि आपका फिरोज शाह तुगलक बहुत सारा योगदान है उसका नदी बनाने के, मतलब नहरों को बनाने के लिए। इतना काम फिरोज शाह तुगलक ने मध्यकालीन भारत में आप सिंचित भूमि को आपका सिंचाई करने के लिए करा था और उसी ने एक कर लगाया था, हज-ए-सर्व, यानी कि सिंचाई पर लगाए जाने वाला कर भी उस समय में हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब देखिए, बांध बहते हुए जल को रोकते हैं, दिशा होने के बहाव में कम के लिए खाड़ी बढ़ गई है। आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बन सकती है।
जल का अर्थ है जलाशय से, ना कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा है और हिस्से के ऊपर अंदर जल को रुक रुक कर आपका लाया बहता है। और बांधों को वर्गीकृत उनकी संरचना उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। संरचना की उसकी आपूर्ति पदार्थों के आबंधों को लकड़ी तटबंध बांध के पक्के जलाशय को उपवर्गों में बांट सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े और मुख्य बांध को नीचे धसा देता है। मध्य बांध और उच्च बांध में आपका वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि दोनों प्रकारों के जो बांध है उन दोनों प्रकारों के बांध में इन सबको बड़े अच्छे से आपका वर्गीकृत जो है वो किया जाता है। ठीक है। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक करते हैं? कि पहली बात क्या है, जल संरक्षण कैसे होता है और प्रबंधन कैसे होता है, कैसे ये सारी चीजें की जाती हैं, इसके विषय में हमें और अच्छी जानकारी देखने के लिए आपका मिल सकती है। परंपरागत बांध नदी और जल को एकत्रित करने के बाद उनमें खेती करने के लिए उपलब्ध कराते हैं। आजकल बांध सिर्फ आपका सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु इनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उपयोग, जलापूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, अतिरिक्त नौचालन, मछली पालन भी है। इसलिए बाढ़ को बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया है। कहा गया है बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया है। एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना विद्युत और सिंचाई में आपका काम में आती है। और इस प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का आपका समन्वय है। कह रहे हैं कि इन सब चीजों का आपका समन्वय है। ठीक। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम के आधार पर बहुउद्देशीय परियोजना उपनिवेश काल में बनी बांधों को पार करके आपका विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले के रूप में देखा गया है। जवाहर नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या कहा है बांधों को कि आधुनिक भारत के ये आपके मंदिर हैं। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण और जो है अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था के समन्वित रूप से आपका विकसित करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना बड़े बांध कांडों पर आपका परीक्षण और विरोध का विषय बन गया है। कह रहे हैं इनका जो विषय है वो आपका बन गया है। नदी पर बांध बनाने, उनका बहाव नियंत्रित करने, उनको प्राकृतिक अवरुद्ध होता है। इसके कारण तलछटी में कम भाव हो जाता है। अत्यधिक छठ जलाशय पर आपका तली जमी होती है। इनके अंतर्गत अधिक चट्टान हो जाती हैं। नदी तटीय जीवाश्म भोजन की कमी होती है। बांध नदियों को टुकड़ों में देते हैं और आपका विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीव नदी का आपका स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय के द्वारा मौजूदा वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाते हैं। कालांतर में आप घटित हो जाती है और सारी चीजें क्या होती हैं आपस में डिग्रेड हो जाती है। ये सारे ऐसे जो है आपका रीजन जो है बेसिकली बन जाते हैं। ठीक है। ठीक। ये एक बार बाढ़ के बारे में कुछ पूछना है कि बांध का कैसे परीक्षण है, क्या कुछ है, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। बहुउद्देशीय परियोजना बड़े बांध, पर्यावरण आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय में बड़े लेवल पर, यानी वृहद मतलब बड़े लेवल पर विस्थापित के कारण आमतौर पर स्थानीय लोगों ने उनके साथ जमीन, आजीविका, संसाधन के लगाव, नियंत्रण, देश के बेहतरीन कुर्बान करना पड़ा। इसलिए अगर आप स्थानीय लोगों को परियोजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदार और बड़े किसानों, उद्योगपति को आपका भूमिहीन की आपकी तलाश है और वास्तव में
ऐसी परियोजना का लाभ उठाते हैं। सिंचाई के नए क्षेत्रों में आपका फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिया जा रहा है, जहाँ किसान जलगहन और वाणिज्यिक फसल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदा के लवणीय जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिमाण हो सकते हैं। इस तरह के अमीर और भूमि मालिक आपका सामाजिक दूरी, सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बांध उसे जल के अलग अलग उपयोग और लाभ को चाहने वालों के बीच संघर्ष पैदा कर रहे हैं। गुजरात में आपका साबरमती बेसिन में सूखे के कारण आपका नगरीय क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति की परेशानी किसानों को उपद्रव पे उतारू कर गई है। बहुउद्देशीय परियोजना के आगत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्य झगड़े आम होते जा रहे हैं। कि आजकल आप देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप बांध बना रहे हैं, इसका बांध का लाभ किसको मिल रहा है? क्योंकि बांध बना है किसी क्षेत्र में, मान लीजिए आपका टिहरी में बांध बना है, अब वहां से लोगों को विस्थापित किया गया, बिजली उसकी बाहर बेची जा रही है, पानी उसका बाहर यूज हो रहा है और विस्थापन झेला यहाँ के लोगों ने। तो आखिरकार ये सवाल खड़ा करता है कि हमने विस्थापन किया किसके लिए, हमने ये बांध बनाए किसके लिए? अगर वो लोग उसका बेनिफिट या लाभ उनको नहीं मिला, वो लोग आपके बेनिफिशियरी में नहीं है, तो अदर पर्सन को लाभ मिल रहा है, तो उसका क्या फायदा? तो लोगों का विस्थापन, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े बहुत लार्ज स्केल पर हमारे सामने आए हैं। ठीक है, और हमको इनको देखने की और गौर करने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमारे सामने आई थी। तो आज जो है बच्चों, इतना हमने यहाँ तक देख लिया, बाकी शेष हम लोग इसमें आगे देखेंगे। तो फिलहाल पीछे अगर कुछ भी पढ़ा है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम सब जितने हमारे यहाँ पर बांध बने हुए हैं, सब बांधों के विषय में हम देखेंगे कि आपका तिलैया बांध कहाँ है, रियन बांध कहाँ है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, गांधी सागर सरोवर बांध कहाँ है, कोयना बांध कहाँ है, पंचेत बांध कहाँ है, हीराकुंड बांध कहाँ है और कोसी बांध कहाँ है। इन सब के विषय में बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपनी पढ़ाई को आप अच्छे से कीजिए, चैप्टर को रिवीजन कीजिए, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।